अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। आप कांग्रेस संगठन को आज कितने अंक दे पाएंगे? पार्टी की जो संगठन की स्थिति है वो लगभग 40% तक। पार्टी संगठन को मानती ही नहीं। एक आम नजरिया है कि इस पार्टी में संगठन नहीं है। सरकारें बनती रही, सफलताएं मिलती रही, तो संगठन की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया। नेता सब कुछ तय करते हैं या अपनी मर्जी से तय करते हैं। सवाल सड़कों पे भी पूछा जा रहा है, सवाल घरों में भी पूछा जा रहा है कि सत्ता के कारण संगठन कमजोर हो गया। पार्टी में जो समस्या है, बेसिक जो समस्या है वो है सोच की समस्या। कांग्रेस पूरी तरह से बाहर हो गई, मतलब पहले से भी कम सीट लेके आ पाई। जो समय देते आ रहे हैं उन्हें पार्टी में एक बाबू टाइप का व्यक्ति माना जाता है। कांग्रेस के एक नेता की प्रोफाइल में लिखा है, एक ही वस्तु पाने के दो तरीके होते हैं, या तो कर्म करके उसे पा लिया जाए या फिर भाग्य के भरोसे रहकर इंतजार किया जाए। कांग्रेस के बारे में आम नजरिया यह है कि पार्टी भाग्य के भरोसे है। जाहिर है इसके नेता के बारे में भी यही राय बनेगी, पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक नेता हैं जो भाग्य नहीं कर्म में विश्वास रखते हैं। इन्होंने पीएचडी की है जिसका विषय भी है राजनीतिक हत्याएं, यानी राजनीति में इनकी इतनी रुचि है कि अध्ययन भी वही है। ये हैं कांग्रेस मध्य प्रदेश के महामंत्री और संगठन प्रभारी। जमीनी तौर पर दिन रात काम कर रहे हैं। इनका नाम है डॉक्टर संजय कामले। इंदौर के रहने वाले कामले कांग्रेस के प्रदेश सचिव, मंडलम सेक्टर, प्रदेश प्रभारी, यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान के प्रदेश समन्वयक रहे, पीसीसी डेलीगेट्स के प्रदेश प्रतिनिधि भी हैं। पॉलिटिक्स वाला में कामले जी आज आपका स्वागत है। आपसे चर्चा करने के पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप खुद कांग्रेस के संगठन को देख रहे हैं, आप उसको क्या किस रूप में देखते हैं? फिलहाल आप ये मुझे सिर्फ ये बताइए कि 10 में से आज की तारीख में आप कांग्रेस संगठन को आज कितने अंक दे पाएंगे? अलग अलग बातें हैं, लेकिन यदि सीधा सवाल है और सीधा जवाब है तो हम मान के चलते हैं कि अभी पार्टी की जो संगठन की स्थिति है वो लगभग 40% तक मजबूत है। 40% तक पार्टी को मैं, यानी हम 10 से बात करें तो 10 में से मैं 4 अंक तो पार्टी के संगठन को देता हूँ। बिल्कुल, यानी आपके पास एक ऐसा काम है जिसमें बहुत काम की जरूरत है और एक बड़ा काम है। बिल्कुल। अब आपके पास कांग्रेस के संगठन को बूथ तक मजबूत करने की जिम्मेदारी रही है, पर मेरा ये मानना है कि जो पार्टी संगठन को मानती नहीं, एक आम नजरिया है कि इस पार्टी में संगठन नहीं है, नेता सब कुछ तय करते हैं या अपनी मर्जी से तय करते हैं, उसको मजबूत करने में आपकी कितनी भूमिका और कितना प्रयास करना पड़ता है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये होता आया है अक्सर ऐसा, और फिर पार्टी एक बहुत लंबे समय से, आजादी के आंदोलन से कांग्रेस लगातार नेताओं के बल पर मजबूत बनती रही, सरकारें बनती रही। कई जगह पर ऐसा होता रहा कि किसी एक नेता विशेष के प्रभाव में पूरे जिले, पूरी लोकसभाएं, पूरे पूरे प्रदेश रहे, और उनकी छत्र छाया में जब पार्टी ने काम किया और सरकारें बनती रही, सफलताएं मिलती रही, तो संगठन की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया। संगठन की बातें लगातार होती रही, लेकिन संगठन के ऊपर काम करने का जो सोच था वो नहीं बना। लेकिन चूंकि सफलता मिलती रही थी, इसलिए उस सफलता के आगे सब कुछ जीरो है। तो जब सफलता मिल जाती है तो उसका मायना बदल जाता है। लेकिन अब समय जब बदला है, और इस बदलते समय को पहचानना इस पार्टी के लिए, हमारी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। तो जहां तक जो आपने सवाल पूछा, वो सवाल एकदम जायज है, और ये सवाल केवल यही नहीं पूछा जा रहा है, ये सवाल सड़कों पे भी पूछा जा रहा है, ये सवाल घरों में भी पूछा जा रहा है, ये सवाल पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे नेता। और ये एक बहुत खुशी की बात है कि पहली बार 2022 के बाद में, जब पार्टी के सामने, जब 2019 में भी हम लोकसभा चुनाव हारे, और उसके बाद में फिर जब दिल्ली में इसके ऊपर मंथन शुरू हुआ, तब बहुत सारे चीजें ऐसी निकल कर आई जिसमें ये माना जाने लगा कि पार्टी को संगठन की जरूरत है अब। लेकिन अब बात बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ जो सोच है, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि पार्टी में जो समस्या है, बेसिक जो समस्या है वो है सोच की समस्या। क्योंकि हमारी जो सोच बनी हुई है कि हमारे जो नेता हैं, राजनीति 2-3 तरीके की होती है। एक होती है जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, ये सारे लोग मिलते हैं, काम करते हैं, जमीन पे जाते हैं, लोगों से धरने, प्रदर्शन, आंदोलन सब करते हैं। ये एक नेतृत्व का प्रकार है जिसको पार्टी प्रमुखता से लेती है, और यही लोग सत्ता में भी आते हैं। दूसरा राजनीति होती है, वो होती है संगठन की राजनीति। और
इस संगठन की राजनीति को दूसरी पार्टियों ने, जैसे आरएसएस ने जो अपना एक पैटर्न बनाया, वो भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन गढ़ा। बहुजन समाज पार्टी ने अपना एक तरीके का एक कैडर बेस संगठन गढ़ा। कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपना एक कैडर बेस का संगठन गढ़ा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो सोच है, जो विचार है, वो हमारे नेताओं की विचार अब तक ये बनता आया कि जो संगठन है वो एक तरीके का पार्टी वर्कर है। इसमें जो संगठन में जो समय देते आ रहे हैं, उन्हें पार्टी में एक बाबू टाइप का व्यक्ति माना जाता है। उन्हें माना जाता है कि ये नेता ही नहीं, ये तो पार्टी में ऑफिशियल काम करने वाले लोग हैं। तो ये जो चुनौती है सबसे बड़ी, एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस पार्टी की सोच को बदलने के लिए आदरणीय राहुल जी ने अभी बहुत प्रयास कर रहे हैं वो, और पहली बार पार्टी बूथ पर बात कर रही है, वोटर लिस्ट पर बात कर रही है। वो लोगों से संगठन के बारे में, यानी पार्टी में अब जो सबसे बड़ी चर्चा है वो है संगठन की चर्चा। तो यही एक सबसे सकारात्मक बदलाव जो मुझे दिखता है, और हमें अपना सोच को बहुत दुरुस्त करने की बेहतर जरूरत है। नहीं, जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसके पीछे आरएसएस है, बहुजन समाज पार्टी के पीछे अलग संगठन है, लेकिन कांग्रेस के पास जो सोच की बात है या बड़े संगठन की बात है, तो कांग्रेस के पास तो आजादी के आंदोलन का बड़ा संगठन है। हर घर में एक कांग्रेसी होता है, ये हमने सुना है, और महात्मा गांधी ने इसको खड़ा किया। उसके बाद अब सोच की कमी है, तो आप ये कह रहे हैं कि सत्ता के कारण संगठन कमजोर हो गया। लेकिन अभी तो आपके पास मध्य प्रदेश में करीब पिछले 22 साल से, बीच का 1-1.5 साल छोड़ दें तो सत्ता नहीं है। सत्ता नहीं होने के बाद भी क्या कांग्रेस के नेता अब भी उसी तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उसी तरीके से रह रहे हैं कि हम सत्ता में हैं? इसका जवाब पूरा तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत कुछ है। बहुत कुछ लोग इस तरीके का व्यवहार करते हैं आज भी, और ये बात हमारे कार्यकर्ता भी जब मिलने आते हैं तो ये कहते हैं कि इस तरीके की सोच है जैसे अभी हम लोग सत्ता में है। और निश्चित रूप से ऐसा स्वाभाविक भी है, मैं उसे गलत भी नहीं मानता, क्योंकि जिन नेताओं ने 40 वर्षों तक केवल सत्ता की राजनीति ही की है, हम जो है उसे एकदम से भी गलत नहीं ठहरा सकते। उनका एक व्यवहार जो हमारे जीवन में बन जाता है, इस समय में उसे बदल पाना थोड़ा सा जो है कठिन होता है। लेकिन हाँ, ये इस बात को महसूस सभी कर रहे हैं कि अब उस पुराने तरीके से काम नहीं चलेगा, या फिर हम तेरा मेरा अपना पराया भेदभाव को छोड़कर जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम लोग मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बना सकते। लेकिन कांग्रेस में जैसे आप कह रहे हैं कि अभी भी उसी बात से चल रहे हैं कि हम अभी भी सत्ता में हैं, 40 साल सत्ता में रहे। मेरे पास एक बड़े बुजुर्ग कांग्रेसी नेता आए थे, तो उन्होंने कहा कि यही जो ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमारी तो सरकार आ ही रही, पिछले चुनाव की बात है, पिछले विधानसभा चुनाव की मध्य प्रदेश में, कि हमारी सरकार आ रही है, ये सोच के ही कांग्रेसी खुश हो गए और उसी मुगालते में उसी तरीके से पूरा चुनाव छोड़ दिया और चुनाव हार गए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब जनता भी ये मान रही थी, राजनीतिक विश्लेषक भी ये मान रहे थे कि पिछले चुनाव में कांग्रेस सीधे सीधे सरकार बनाने जा रही है, फिर क्या हुआ कि कांग्रेस पूरी तरह से बाहर हो गई, मतलब पहले से भी कम सीट लेके आ पाई? चूंकि पिछले चुनाव की बात है, मैं मंडलम सेक्टर, बीएलए, बूथ कमेटियां और इन सारी चीजों से बहुत नजदीकी से जुड़ा रहा। हम लोगों ने बहुत मेहनत भी की, बहुत सकारात्मक तरीके से पिछले हमारे अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रयास भी किए, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने काम किए। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि हमारी जो नीतियां थी, जो अंतिम समय की थी, जैसे हमारा घोषणा पत्र था, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो समय से पहले बाहर आए। और समय से पहले जब वो बाहर आए, जनता के बीच में आए, और भारतीय जनता पार्टी ने उसका फायदा उठाया, तो इस तरीके की जो योजनाएं जो महिलाओं के लिए उन्होंने लागू की, और भी सारी योजनाएं, उसका कहीं ना कहीं हमें नुकसान हुआ। और इसकी वजह से हमारी जो सरकार थी वो बनते बनते रह गई, और उसका हमारे पास में कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हम उन्हें देने का वादा कर रहे थे और वो उसे दे चुके थे। तो दोनों में बहुत अंतर है। आप लोग जैसे पहले घोषणा कर चुके हैं कि लाडली बहना जैसी योजना का कि इतने रुपए देंगे, लेकिन जनता ने आप पे भरोसा नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी की उसी योजना पे भरोसा किया जो आप पहले से अपने घोषणा पत्र में लेके आए थे। तो आप अभी भी ये मानते हैं कि जनता का बड़ा भरोसा कांग्रेस पे नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं था कि जनता का भरोसा नहीं था। जनता वोट देना भी चाहती थी, लेकिन सिर्फ अंतर इतना था कि हम लोग चुनाव जीतने के बाद में देना चाहते थे, और वो चुनाव जीतने के पहले जब चूंकि सरकार थी उनकी, तो वो पैसा देना शुरू कर दिया उन्होंने। दोनों में बहुत अंतर था। हम भविष्य की बजाय लोग वर्तमान में जीना पसंद करते हैं, तो वर्तमान में उन्हें मिल रहा था, और उसका जो नतीजा था वो हम लोगों को सामने रिजल्ट के रूप में देखने को मिला। आपने
दिग्विजय सिंह जी के साथ भी काम किया, कमलनाथ जी के साथ तो बेहद करीबी रूप में काम किया, और अब आप जीतू पटवारी जी के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या अनुभव है, क्या अंतर है तीन बड़े नेताओं के साथ काम करने का? मूलतः तीनों का जो कार्य करने का जो क्षेत्र है और उनका जो सोच है वो और समय काल, ये सारी चीजें जो है बहुत अलग अलग तरीके की हैं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी तो राजनीति के जो विश्वविद्यालय हैं, और उन लोगों ने वो राजनीति तब शुरू की थी जब जब हम लोग जो है शायद हुए भी नहीं थे, पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय से उन्होंने राजनीति शुरू की। उनकी राजनीति का जो तरीका है वो तरीका एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो एक सीखने लायक अनुभव है। और जो भी व्यक्ति उनके साथ में काम कर चुका है, चाहे वो थोड़े समय के लिए काम कर किया हो उसने या लंबे समय से, वो एक बार यदि उनसे प्रभावित हुआ या उनके साथ काम किया है तो लगातार उनके साथ में काम करना चाहता है। और यही बात चूंकि आदरणीय कमलनाथ जी के साथ में मुझे बहुत अच्छा काम करने का समय मिला, दिग्विजय सिंह जी के साथ में, तो मैंने सीखा और कि हम समय की कद्र कैसे कर सकते हैं, हम आज में ही अपना काम कैसे समाप्त कर सकते हैं, हम जो प्लान बनाते हैं उसको हमें पूरा करने के लिए हमें किस प्रकार की सारी योजनाएं बनानी है। कमलनाथ जी ने लगातार हमारी सारी मीटिंग्स में ये कहा कि जो राजनीति होती है वो 100% में से 40% राजनीति पेपर पर होती है, 40% राजनीति टेबल पर होती है, 40% चुनाव टेबल से जीता जाता है। ये एक इतनी मार्के की बात थी जिसको रेखांकित करना आज के सभी लोगों के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि हम सारा का सारा चुनाव जो हम लड़ते हैं उसे हम पहले उसे योजना के रूप में तैयार करते हैं। तो ये सब चीजें जो है मैंने उन दोनों से सीखी, और आज भी जब भी हमारी मुलाकात होती है, मैं जब भी उनसे कुछ बात करने जाता हूँ, सीखने को मिलता है। मैंने बिल्कुल बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये लोग तो राजनीति के विश्वविद्यालय हैं, आप इनके साथ किसी भी ब्रांच में चले जाएं आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। जहां तक सवाल है वर्तमान अध्यक्ष हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जी का, मैं उनके साथ में उनकी विधानसभा चुनाव में, पहले चुनाव में जब वो लड़े थे तब मैं उनके साथ में थोड़ा सा 2008 में 2008 में, तो 2008 में थोड़ा सा उनके साथ जुड़ा, और थोड़ा सा उनके साथ में जुड़ा था। उस समय मेरे पास में केवल एक बूथ का उन्होंने चलते फिरते में काम दिया था कि मैं, वो मुझे पहचानते नहीं थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम क्या कर सकते हो, तो ये एक बूथ है, इसका रिजल्ट कभी आया नहीं है 20-25 सालों में, अच्छा तो इसे देख लेना। तो हमने उसको देखा, वो बूथ हम जीते भी, और उस क्षेत्र के 100 बूथ हम हारे थे, केवल मेरा ही एक बूथ ऐसा था जो कि हम उस जीते। तो उन्होंने बुला के पूछा, चूंकि चुनाव वो हार चुके थे, उन्होंने बुला के पूछा कि कैसे जीते क्या, तो हमने सब जो कुछ मैं करता हूँ वो सब बताया, हमारी बातचीत शुरू हुई, और उसके बाद में फिर हम लोग साथ में काम करने लगे। उनके साथ में काम करते करते 2018 तक के पूरे चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से दोनों चुनाव मैंने उनके साथ में काम किया। विधानसभा स्तर पर हमने जो जो अच्छा हो सकता था, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हमने सारा कुछ अच्छा किया। सरकार बनी, वो मंत्री बने, और उसके बाद में फिर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस पूरे समय में जो एक भविष्य का जो नजरिया है उनका, वो हमेशा उनके साथ में बना हुआ रहता है कि अब हमें आगे क्या करना है। और इसको देखते हुए लगातार मैं ये देख रहा हूँ कि जब वो एक विधायक नहीं थे तब वो कहते थे कि मैं विधायक बनूंगा, देख लेना, वो विधायक बने। फिर वो कहते थे कि देखना मैं मंत्री बनूंगा, वो मंत्री बने। फिर उस समय में वो कहते थे कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा। तो जो वो भविष्य देखते हैं उसकी पूरी वो प्लान बना के रखते हैं अपने लिए, उसको लागू कैसे करना है उसकी पूरी योजना उनके पास में रहती है, और उसको किन लोगों से किस तरीके से क्रियान्वित कराना है ये भी सब उनको पता तो रहता अब है। आपको बताया तो ये पटवारी जी ने कि अब वो क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक तो सब बन गए, अब आगे क्या बनना चाहते हैं ये बताया। ये इस सवाल का जवाब यदि उनसे पूछा जाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन हाँ, अब हमारी राऊ विधानसभा के जो सारे लोग हैं जो पहले दिन से उनसे जुड़े थे, वो लोग सब चाहते थे कि वो एक दिन मुख्यमंत्री बने। तो हमारी विधानसभा में, राऊ में सारे लोग वो का सोच है कि वो एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो क्या बनना चाहते हैं उनके पास पूरा उनका ब्लूप्रिंट है, तो उसका वो जवाब वो ही बेहतर तरीके से दे पाएंगे कि आगामी उनकी योजना क्या है। नहीं, लेकिन अब तो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनका ब्लूप्रिंट पूरा तो संगठन ही करेगा ना। फिर यही बात हो गई कि कांग्रेस में हर आदमी अकेला चलना चाहता है,
नहीं देखिए, क्योंकि चूंकि पार्टी में एक प्रक्रिया है, विधायक जो चुने जाते हैं, विधायक अपना नेता चुनते हैं और वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। तो इस प्रक्रिया का तो पालन जो है किया ही जाना चाहिए और किया जाता रहा है कांग्रेस में। तो ये सब लोग मिलजुल कर ही तय करेंगे उस चीज को तो, कि लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम लोग जो है अपने विधायक लाएं, सरकार बनाएं, संगठन खड़ा करें और काम करें जनता के लिए। कांग्रेस का जो कार्यालय है, पीसीसी मतलब मध्य प्रदेश कांग्रेस का, तो आते जाते देखते हैं तो उसमें रात दिन कुछ न कुछ काम होता हुआ दिखता है। अंदर बैठे लोग भी बताते हैं कि बड़ा रंग रोगन हो गया और कारपोरेट स्टाइल का ऑफिस बन गया है, अच्छे सोफे लग गए हैं, कोई कैंटीन बन गई है और रंग रोगन हो गया, दीवारें बड़ी मजबूत हो गई है। तो वो दीवारें मजबूत हो गई है तो उससे कांग्रेस भी मजबूत हुई या दीवारें मजबूत इसलिए हो गई कि बाहर का आदमी अंदर नहीं झांक पाए? नहीं देखिए, दो बातें हैं। पहले तो ये था कि मैं जब एक तरीके का एक थोड़ा दुर्भाग्य भी है उस बात में कि मैं जब मंडलम सेक्टर के लिए जब मैं प्रदेश कांग्रेस से पहली बार आया तो मुझे पार्टी के कार्यालय को देख के बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो जिस प्रकार से होना चाहिए, जैसे कांग्रेस इतनी महान पार्टी है, उसका कार्यालय भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, वो उस तरीके से नहीं दिखा। तो मेरे मन में उसी समय से ऐसी भावना थी कि यदि कभी हमें जीवन में अवसर मिले तो हम इसको एक बहुत अच्छे स्तर पर कर सकते हैं। तो लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन बाद में फिर पटवारी जी अध्यक्ष बने। बनने के बाद में चूंकि इंदौर के लोगों का नेचर ही होता है कि वो थोड़ा आसपास का माहौल साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं, और इनका सोच विचार भी उसी तरीके का था। जब जब उन्होंने जो जो पद संभाला उस ऑफिस को उन्होंने ठीक किया है, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको हमको थोड़ा रंग रोगन करा देना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि रंग रोगन से नहीं चलेगा काम, अभी तो कागज में प्लास्टर, दीवारों पे जो दरारें हैं उस पे कागज लगाने जैसा काम होगा। तो हमको इसको ये करना चाहिए कि थोड़ा अच्छा करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो मर्जी आए करो, लेकिन अच्छा कर देना है हमें। तो बस चूंकि गो हेड मिल गया था, उनका पूरा सपोर्ट उसमें रहा और मुझे जो है तो मैंने उसमें जुट गया। और जुटने के बाद में फिर जब हमने कुछ समय बाद में जो पार्टी का कार्यालय तैयार किया है, उसको कई लोगों ने कहा कारपोरेट ऑफिस है ये, लेकिन मैं मानता हूँ कि बहुत जरूरी है आज के समय में कारपोरेट ऑफिस। हम समय से के साथ में नहीं चलेंगे, यदि समय के सम्मान नहीं करेंगे तो भी समय भी हमारा सम्मान नहीं, नहीं करेगा। ऑफिस कारपोरेट होना अच्छी बात है, ऑफिस साफ सुथरा चमकीला होना चाहिए, लेकिन टाइमिंग भी तो कारपोरेट जैसी कर दी है ना आपने कि 10 से 5 6 बजे बाद तो बंद हो जाता है दफ्तर। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी दफ्तरों में ये एक चूंकि एक ट्वीट हुआ और कुछ मीडिया में उस समय में ये सारी चीजें आई थी, मैं चूंकि वो मेरे हाथ से हुआ था, इसलिए मैं आज बात निकली है तो मैं इसका स्पष्टीकरण दे सकता हूँ। हमारा ये सोचना था, क्योंकि कांग्रेस में 4 दरवाजे हैं और हमने 4 प्लेट बनाई थी जिसपे टाइम लिखा हुआ था, कार्यालय का समय। हमारे यहाँ पर हमने हर फ्लोर पे, पहले हमारा एक ही फ्लोर पे कार्यालय था, फिर हमने जब ये रेनोवेशन किया इसका तो हमने चारों फ्लोर पे कार्यालय बनाए। तो हमने उन कार्यालयों के लिए हमने कहा था कि कार्यालयों के गेट पर लगाए जाएंगे, इसका मतलब वो अंदर की ओर लगाए जाने थे। लेकिन जिसको हमने बोला था प्यून से, उससे ये गलती हुई सुनने में कि गेट पर लगाना है, उसने उस गेट पर लगा दिए। तो वो हमारे ऑफिस के स्टाफ का आने का और उन सारे लोगों के लिए लगाए गए थे। लेकिन चूंकि वो हल्ला मचा, तो हल्ला मचा और उसमें टाइमिंग हो गया। एक बात तो ये थी उसके पीछे। लेकिन दूसरी बात ये है कि आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, बीजेपी का पार्टी ऑफिस संडे क्लोज्ड। केवल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस ही ऐसा है जो 24 घंटे खुला है लिखा है। बाकी सारी पार्टियों के ऑफिस ऑनलाइन अभी भी आप सर्च करेंगे, रविवार अवकाश, और उसका समय भी निश्चित है। हमारे यहाँ देश में भगवान के मंदिर का समय मैं निश्चित तो कांग्रेस के कार्यालय के सामने से गुजरता हूं तो चुनाव के दिनों में जब टिकट वितरण या चुनाव की रणनीति बनती है तब भी बंद रहता है। खैर, इस बात को छोड़ देते हैं। अब आपको क्या लगता है कि संगठन को किस स्तर पे ले जाना है कि अगले चुनाव के पहले कांग्रेस जो लगातार हार रही इस चुनौती को पार पा सके? आपको कितना सहयोग मिलता है संगठन का कामकाज चलाने में अपने पूरे राज्य के बड़े नेताओं का या संगठन के कार्यकर्ताओं का? देखिए, मेरी अभी शुरुआत है, अभी मुझे 4 महीने हुए हैं इस काम को संभाले हुए। और पहली बात यह है कि मैं उस पूरी प्रक्रिया को सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ। कुल मिलाकर जो मैंने सीखा है वो यह है कि हमारे पास में हमारे संगठन का जो सिस्टम था वो हमारे नेताओं के ऊपर चल रहा था अभी तक। ये पहली बार जब दिल्ली से आवाज उठी है, प्रदेश में अध्यक्ष जी चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है इसमें आए और संगठन को संभालें,
तो हम लोग उस परिपाटी के ऊपर काम करने का अभी शुरू कर रहे हैं। तो सहयोग का जहां तक सवाल है, ये देखिए संकट काल है और हमें इस बात को समझने की जरूरत है। इस बात को सारे नेता समझ रहे हैं बहुत अच्छे से कि यदि अभी हम लोग नहीं समझ पाए तो फिर शायद हम लोग यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा की तरफ से मध्य प्रदेश बन जाएगा। और इस बात को कोई भी नहीं चाहता। इसलिए ही चाहते क्योंकि सारे लोगों को, सबको पता है कि हमारी एक दो जनरेशन इसमें खराब हो जाएंगी यदि हम सरकार नहीं बना पाए। तो सरकार बनाने के लिए सबसे जरूरी है संगठन, और संगठन एक तरीके का बनना चाहिए। एक तरीके का संगठन जो बने वो ऐसा बने कि भोपाल से लेकर एक बूथ तक वो सारा, जिसे हम कहते हैं कि एक यूनिफाइड संगठन बनना चाहिए। तो उसी में हम लोग लगे हुए हैं। जब से मैंने काम संभाला है तब से मैं लगातार पार्टी का जो डेटा है, पार्टी की जो सारा सिस्टम है, उसको इंटरनली दुरुस्त करने में लगा हुआ हूँ। और बहुत जल्दी मुझे लगता है 1-2 महीने में हम अपनी चीजें सारी सामने ला पाएंगे। तो बहुत सहयोग, तो जहां तक सवाल है कि मैंने किसी को भी फोन लगाया, किसी से भी मदद मांगी है या किसी को भी कुछ भी कहा है, तो लोगों ने इस बात को, हमारे सारे शीर्ष नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि हमें काम करना है और हमें जल्दी काम करना है। तो मुझे लगता है कि हम संगठन को बहुत अच्छे से मजबूत कर पाएंगे और बहुत जल्दी कर पाएंगे। कोई 3 काम जो अभी तक आपने किए हों या कर रहे हों कि आपको लगता है कि संगठन के लिए ये 3 महत्वपूर्ण काम मैंने किए हैं जिससे आगे का रास्ता साफ होगा? बिल्कुल। पहला जो काम मैंने इस 4 महीने के, अभी थोड़ा समय कम है लेकिन इस 4 महीने में भी मैंने जो काम किए हैं, वो पहला है कि हमारा जो पार्टी का जो एआईसीसी डेलीगेट से लगाकर बीएलए तक का जो एक पूरा स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर हमेशा बहुत अलग अलग भागों में बटा था। यानी कुछ चीजें प्रदेश के पास थी, कुछ दिल्ली के पास थी, कुछ जिले के पास थी, कुछ ब्लॉक के पास थी। ये एक सिस्टम, एक रूपरेखा में नहीं था। मैंने उसको एक तरीके से पूरा साथ में लेकर आ गया हूँ। और अब पार्टी बहुत जल्दी इसको एक जिले का एक हमारा कोर ब्लूप्रिंट होगा जिसमें हम सारे लोगों के साथ में संवाद कर सकते हैं। तो पहला काम जो डेटा यूनिफिकेशन का जो हमने किया है, वो शुरू किया है, लगभग समाप्त होने को है। तो वो काम एक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम जो मैंने इस पूरी अवधि के अंदर किया है, वो ये है कि आदरणीय कमलनाथ जी के समय में उन्होंने ये सोचा था, उनका ये सोच था कि जिले की समस्याएं जिला हल करे, वो छोटे छोटे कामों के लिए भोपाल और दिल्ली ना आए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक जिला समन्वय समिति बनाई, और जिला समन्वय समिति में उन्होंने उन सारे लोगों को रखा जो लोग मिलजुल कर जो पार्टी के जिले में निर्णय कर सकते हैं। लेकिन उसकी कभी मीटिंग हुई, कभी नहीं हुई, और बाद में उसके बाद वो समाप्त हो गया। मैंने सबसे मुख्य रूप से जो मेरा काम जो मुझे लगा और ग्राउंड में भी लोगों को लगा, सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, वो था कि जिला समन्वय समिति को हमने फिर से जीवित किया। और हर महीने अब उसकी मीटिंग होती है। हम पूरे एजेंडा के साथ में हम लोग मीटिंग करा रहे हैं। सारे लोग उसमें आते हैं, छोटे छोटे अनुशासन के जो निर्णय होते हैं उसमें होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने पार्टी के हमारे सारे दूर जिलों में ऑफिस बने, इसको हमने स्थायी एजेंडे के रूप में वहां फिक्स कर दिया है। और हम 4 जिलों में अपने ऑफिस बनाने के बहुत नजदीक पहुंच गए। इंदौर जैसा शहर है जहाँ से आपके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पूर्व में भी मंत्री रहे हैं लोग, और इंदौर एक आर्थिक राजधानी है जिससे मतलब सारी पार्टियों को ठीक ठाक पैसा मिलता है, पार्टियां जिससे चलती है। लेकिन इंदौर में भी कांग्रेस का कार्यालय नहीं है, तो उसको लेके क्या है? मतलब इंदौर जैसे शहर में कार्यालय नहीं है आपका, जो कि एक आर्थिक राजधानी है और सबसे ज्यादा किसी भी पार्टी के लिए फंड देने का काम करती है, तो उसका क्या? अब इंदौर का भी कार्यालय बन रहा है? बिल्कुल, इंदौर का कार्यालय बन रहा है। इंटक के पास में हमारी जो पार्टी का विंग है, उसकी जमीन चिन्हित कर ली है, और उसके लिए हम लोगों ने, सब लोगों, पार्टी के इंदौर के जितने पदाधिकारी हैं उन लोगों ने मिलकर एक, सब चूंकि मिलजुल कर सारा काम होना है, उन लोगों ने बहुत अच्छा एक अमाउंट भी इकट्ठा कर लिया है। और बहुत जल्दी इंदौर का कार्यालय शुरू होगा। अलीराजपुर, बड़वानी, रहली, भिंड, ये 7-8 जगहों के जो कार्यालय हैं बहुत जल्दी शुरू होंगे। और हम मतलब पूरा प्रसारित करेंगे इसको कि हम लोगों के काम इसमें किए हैं। कई जगह जमीनों पे कब्जे थे, उन कब्जों के लिए हम लोगों ने कई जगह पर पिटीशन लगाई है, कई जगह पर हमने समझौते की बात चलाई है। यानी वो सारा काम ऐसा है, चूंकि 40 साल के आसपास का ये सारा काम है, होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम इसको करके रहेंगे। आप संगठन का काम देखते हैं, संगठन को निचले लेवल तक देखना चाहते हैं। जिले का जो मतलब संभागीय या जिले की जो भी बैठकें हर महीने हो रही है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के जो मजबूत प्रकोष्ठ रहते हैं,
चाहे कांग्रेस का महिला प्रकोष्ठ हो, चाहे सेवा दल का प्रकोष्ठ हो, या एनएसयूआई हो, या यूथ कांग्रेस हो। और इसके अलावा जब मैंने कांग्रेस को पढ़ना शुरू किया था, देखना शुरू किया था, तो कई प्रकोष्ठ थे, विधि प्रकोष्ठ हो। लेकिन इस वक्त कांग्रेस में, कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के अलावा, मतलब प्रदेश कांग्रेस यानी जीतू पटवारी जी के अलावा कोई दूसरे प्रकोष्ठ कहीं दिखाई नहीं देते। एक तरह से या तो वो खत्म हो गए हैं, या हैं भी तो नाम को हैं, या कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो उनकी क्या आज की तारीख में क्या स्थिति है बाकी प्रकोष्ठ की? मुझे नहीं लगता कि बाकी प्रकोष्ठ जिंदा भी हैं, कागज पे होंगे। देखिए, प्रकोष्ठ कमलनाथ जी के समय में बने थे करीब 60 से 65 के आसपास। चूंकि चुनाव का साल था, इसलिए बहुत सारी चीजें जो है वो तात्कालिक रूप से हुई थी। हमने बनने के बाद में, जब मैं संगठन प्रभारी बना, तो हमने इसका पूरा मूल्यांकन किया, और मूल्यांकन करके हमने पाया कि हम 30 से 35 हमारे जो प्रकोष्ठ हैं वो ऐसे हैं जो हमें बनाए रखना चाहिए, और बाकी की आवश्यकता अभी फिलहाल हमें नहीं है, या फिर वो एक ही तरीके के नेचर के बने हुए थे, एक ही जातियों के अलग अलग बने हुए थे। तो उसको हमने सीमित किया, उनके लोगों को नियुक्ति करने के लिए बुलाया, वो लोग सारे आ चुके हैं। क्योंकि बीच में संगठन सृजन का काम आ गया था, और जिले का जो पूरा ढांचा है वो इन सबसे संयुक्त रहता है, इसलिए वो नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही संगठन सृजन का काम होगा, सारे जो प्रकोष्ठ हैं, सारे विभाग हैं, ये सब नए तरीके से बहुत अच्छे काम करने के लिए हमारी उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है। बहुत अच्छी तरीके से वो क्योंकि सामने नए आएंगे। अध्यक्ष के आने के बाद भी कम से कम 2 साल का टाइम होने जा रहा है। लेकिन मुझे, तब देखा जाए तो मुझे याद ही नहीं कि सेवा दल का अध्यक्ष कौन है, एनएसयूआई का अध्यक्ष कौन है, विधि प्रकोष्ठ का अध्यक्ष कौन है, या कहीं दिखा हो वो किसी रूप में मुझे। तो इसलिए मेरा ये सवाल आता है कि कांग्रेस के जो बड़े प्रकोष्ठ है वो कहाँ चले गए, और बिना इन सबके कांग्रेस पार्टी कैसे आगे जाएगी? क्योंकि संगठन सृजन आप कर रहे हैं, तो जो संगठन बड़े संगठन रहे अपने जमाने में वही दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बिल्कुल, ये बात आपकी आपकी ठीक है। इसको हमें मानना चाहिए कि हमारे जो संगठन है वो उतनी ताकत से काम नहीं कर रहे हैं जितनी ताकत से उन्हें करना चाहिए। हमारे बहुत सारे जो मोर्चा है, प्रकोष्ठ है, उनकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। वो एक सीमा से बाहर काम नहीं कर सकते, और उन लोगों को किस तरीके से बेहतर काम करना चाहिए उस सबकी योजनाएं हम लोगों ने बनाई है। और वो योजना बना के मुझे लगता है कि हम अगले जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर से हम इन सारे लोगों के साथ में बहुत अच्छी तरीके से काम करने में सफल होंगे, और आपको निश्चित रूप से दिखेंगे भी, और ये पता भी चलेगा कि कौन अध्यक्ष है, कौन कहाँ से काम कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके ऊपर हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों को लेकर कॉन्शियस हैं कि हमारा ये सारा काम होना चाहिए, संगठन बहुत अच्छी तरीके से राइट डायरेक्शन में बनना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और इस सब पूरे प्रक्रिया में मैं अपने आप को जो बात करता हूँ, चूंकि मैं 2 साल की बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस समय में संगठन से जुड़ा हुआ नहीं था। अब चूंकि मेरे पास संगठन का प्रभार है, तो मैं उस 4 महीने के मूल्यांकन में मैंने जो किया, मैं निश्चित रूप से उसका जवाब दे सकता हूँ कि हम अगले 2 महीने में इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से सबके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, हम मानते हैं कि दीपावली तक कांग्रेस एक नए स्वरूप में दिखाई देगी और उसके सारे प्रकोष्ठ मजबूती के साथ दिखाई देंगे। तब तक आपका भी कार्यकाल थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा। तो ये थी बातचीत हमारी संजय कामले जी के साथ, जिन्होंने कांग्रेस के बारे में बेबाकी से राय रखी। ये भी बताया कि कांग्रेस संगठन इस वक्त, कई नेता आते हैं जो सीधी बात नहीं करते, वो ये बता देते हैं कि हमारा संगठन तो 200% काम कर रहा है। उन्होंने माना कि अभी हम 40% पर ही सक्रिय हैं और बहुत जल्द इससे ऊपर जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई नेता ये स्वीकार है कि पार्टी के अंदर क्या है, प्रकोष्ठ ठीक नहीं चल रहे हैं, संगठन का काम 40% ही ठीक है। ये मानना राजनीति में बहुत बड़ी बात है, और खासकर कांग्रेस के लिए जो कभी भी ये नहीं मानती है कि हम हार गए। तो यानी इनका ये कहना है कि जो इनका कोट लिखा हुआ है इनकी प्रोफाइल में कि कर्म में भरोसा रखते हैं, भाग्य में नहीं, तो वो दिखाई भी देता है इनकी बातचीत में कि जो आदमी कर्म पे भरोसा रखता है वो सच को स्वीकारता है। हम उम्मीद करते हैं कि, हाँ बताइए। मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि चूंकि राहुल जी का ये कहना है बहुत अच्छी तरीके से कि डरो मत, जो एक पुस्तक हाँ, भी उस पर लिखी गई है। तो राहुल जी का ये कहना है कि यदि हम अपनी पार्टी को, अपनी कमियों को हम लोग यदि स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो हम उसका कोई इलाज भी नहीं कर सकते। हम बीमारी को पहचाने तो सही, जैसे वो बार बार बात करते हैं कि जातिगत जनगणना एक्सरे है, तो एक्सरे होगा तब उसका जो है हमें पता चलेगा कि क्या बीमारी है। उसी तरीके से पार्टी जब तक अपना एक्सरे नहीं करेगी तब तक उसे यह पता नहीं चलेगा कि हमें कहाँ सुधार करना है।
तो ये सब बातें मैंने इसी देखिए, आपने संदर्भ में बात कही। फिर छेड़ दी है तो सिलसिला फिर बढ़ जाएगा कि आपने कहा कि राहुल जी ने कहा है कि डरो मत और सच्चाई को स्वीकारो, लेकिन कांग्रेस कहाँ स्वीकार रही मध्य प्रदेश में। हम दिग्विजय सिंह जी के भाई लक्ष्मण सिंह की बात करें तो वो काफी सच बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है पार्टी हित में ना हो, लेकिन कई चीजें बोलते हैं, लेकिन फिर आप तो जो सच बोलता है उसको पार्टी से बाहर कर देते हैं 6 साल के लिए। नहीं, वो सच बोलते हैं। और बाहर इस बार जो उन्होंने बोला, वो इस बात को जो बिल्कुल भूल गए कि जिनके बारे में उन्होंने बोला है और जो भाषा, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, ऐसा ही उन्होंने बोला था जब पहले एक बार उन्हें नोटिस दिया गया था। 2015-16 की बात है, शायद मैं सन भूल रहा हूँ, लेकिन एक बार उन्होंने इसी तरीके का बयान दिया था। उस समय बीजेपी ने जो माहौल बनाया था, मोदी जी का पहला कार्यकाल था, देश में इस तरीके का माहौल था कि बस अब सबके जेब में 15 लाख रुपए आने ही वाले हैं, हम बहुत खुश हैं, और सब दूर हैप्पी हैप्पी माहौल था। उसमें इन्होंने दिया था बयान कि राहुल जी और जो सारी चीजें उन्होंने बताई थी, तो हमारे कार्यकर्ता सहमत थे उससे, हमारी पार्टी के लोग सहमत थे उससे, क्योंकि वो भी उस दुष्प्रचार में शामिल थे। वो भी उस बात को स्वीकार रहे थे कि सच में यदि गांधी परिवार हट जाए तो फिर कांग्रेस पार्टी आ सकती है। लेकिन मैं, जैसा पहले भी मैंने कहा कि 2000 उसके राहुल जी और भारत जोड़ो यात्रा के बाद के राहुल गांधी में बहुत अंतर है। इस बार के जो राहुल जी हैं, उन्होंने जनता के साथ में पूरा संवाद किया, इतनी पद यात्रा की, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आज सिर्फ एक व्यक्ति पर भरोसा है, वो है कि यदि राहुल जी इस काम को देख लेंगे या वो आ जाएंगे तो हम उनके साथ में खड़े हैं। तो अब वो एक समय बदल चुका है, लेकिन उस बदलते समय को जैसे कांग्रेस पहले नहीं पहचान पाई, और जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के दिए हुई टेक्नोलॉजी के बल पर ही कांग्रेस को हराया, उसी तरीके से आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी ने इस बात को ध्यान नहीं रखा कि अब उनके बयान से कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता सहमत नहीं है, और ये समय बदल चुका है, तो उनको इस बात का ध्यान देना था, उन्होंने नहीं दिया। और पार्टी ने पहले जो निर्णय लिया था, इस बार बहुत ठोस निर्णय लिया, और ऐसे निर्णय जो है नजीर बनते हैं कि हम कहीं पर भी रहें, यदि हम जिसके साथ में जुड़े हैं उसके साथ में हमें पूरे सम्मान के साथ में जुड़ना चाहिए, पूरी गंभीरता के साथ में और पूरी सज्जनता के साथ में। तो यही कारण है, लेकिन जो भी पार्टी का निर्णय है वो बिल्कुल स्वीकार्य है। मैं पॉलिटिक्स वाला के माध्यम से सभी कांग्रेस से जुड़े लोगों का या गैर कांग्रेसियों को भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ये सुधार करना चाहिए और सच्चाई बतानी चाहिए। तो हो सकता है कि आप सार्वजनिक रूप से न बता पाए, लेकिन मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि आप संजय कांबले जी को पीसीसी कार्यालय जाके भोपाल में सच्चाई बता सकते हैं। शायद ये कुछ बेहतर उस पर सुधार करेंगे और उसको सुनेंगे। एक उम्मीद इनसे की जा सकती है कि कांग्रेस की सच्चाई इनको बताएंगे तो ये कुछ सुधार की कोशिश करेंगे। आज हमने बातचीत जो की है उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद संजय कांबले जी। आगे भी हम आपसे बात करेंगे। हमने आपसे वादा लिया है कि दीपावली के बाद फिर हम कांग्रेस के प्रकोष्ठ और संगठन पे आपसे बात करेंगे और जानेंगे कि 40% से कितने % हम आगे गए। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।